द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे ऐतिहासिक विरोधाभास पर चर्चा कर रहे हैं जो आधुनिक भारत की नींव से बिल्कुल गहराई से जुड़ा हुआ है। हम भारत के संवैधानिक विकास का विश्लेषण कर रहे हैं, मतलब मुख्य रूप से 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1947 के स्वतंत्रता अधिनियम तक का वो जो एक लंबा सफर था। जी, और आज हमारे सामने एक बहुत ही बुनियादी लेकिन बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। क्या 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बाद से ब्रिटिश संसद द्वारा लाए गए इन तमाम अधिनियमों ने वास्तव में एक आधुनिक लोकतांत्रिक भारतीय शासन व्यवस्था की मजबूत नींव रखी थी? या फिर ये सारे कानून और सुधार सिर्फ ब्रिटिश सत्ता को भारत पर अपनी पकड़ मजबूत करने, भारतीयों को बांटने और सत्ता सौंपने का बस एक भ्रम पैदा करने के लिए रचे गए थे? मेरा स्पष्ट रूप से ये मानना है कि इन अधिनियमों ने ही भारत में विधि, प्रशासन और विधायी ढांचे का केंद्रीकरण और आधुनिकीकरण किया। हम चाहें या ना चाहें, देखिए, यही ढांचा अंततः हमारे आज के आधुनिक संविधान का आधार बना। और वहीं मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। मेरा दृष्टिकोण ये है कि ये जो तथाकथित सुधार थे, ये केवल दिखावा थे, एक बहुत ही सोची समझी फूट डालो और राज करो की नीति का हिस्सा, ताकि जो ब्रिटिश नियंत्रण है वो बिना किसी रुकावट के चलता रहे। कोई भी अधिनियम भारतीयों को वास्तविक सत्ता देने के लिए कभी नहीं लाया गया था। चलिए तो फिर इस पर विस्तार से बात करते हैं। मेरा तर्क बहुत सीधा है। मैं मानती हूं कि ब्रिटिश अधिनियमों ने भारत में एक ठोस संस्थागत और जिसे हम कानून का शासन या रूल ऑफ लॉ कहते हैं, उसकी शुरुआत की। आप 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को ही लीजिए। ये प्रशासन के केंद्रीकरण की दिशा में पहला और सबसे बड़ा कदम था। इसी एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, सर एलिजा इम्पे के नेतृत्व में। ये भारत में एक व्यवस्थित लिखित न्याय व्यवस्था की शुरुआत थी, और ये विकास यहीं नहीं रुका। 1833 के सेंट हेलेना एक्ट ने लॉर्ड मकाले की अध्यक्षता में पहले विधि आयोग यानी लॉ कमीशन का गठन किया। जी। 1843 में दास प्रथा का अंत किया गया, और फिर 1853 में मैकाले समिति के माध्यम से ही सिविल सेवाओं में भारतीयों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के द्वार खोले गए, मतलब योग्यता के आधार पर नौकरियां। और इस पूरे क्रमिक विकास का जो सबसे बड़ा चरम था, वो था 1935 का भारत सरकार अधिनियम, जिसमें 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थीं। खुद डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने माना है कि इसी अधिनियम का सबसे बड़ा भाग आज के भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत बना है। तो संस्थागत प्रगति को हम कैसे नकार सकते हैं? देखिए, जो फ्रेमवर्क आपने अभी सामने रखा है, वो कागज पर सुनने में बहुत तार्किक और बहुत बहुत शानदार लगता है, लेकिन मैं इसे बिल्कुल एक अलग चश्मे से देखता हूं। जब हम इन ऐतिहासिक दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन करते हैं, तो हमें ये सोचना चाहिए कि इन कानूनों को बनाने वालों की असल नीयत क्या थी। ये अधिनियम किसी प्रगति के सूचक नहीं थे। मेरा तर्क है कि ये नियंत्रण और विभाजन के बहुत ही परिष्कृत हथियार थे। नियंत्रण कैसे? मैं बताता हूं। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट को देखिए। इसने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो व्यापारिक मामलों के लिए था, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो राजनीतिक मामलों के लिए था, उन्हें बनाकर केवल दोहरे प्रशासन से कंपनी का नियंत्रण लंदन में मजबूत किया। और जब भी भारतीयों को अधिकार देने की बात आई, तो वो हमेशा आधी अधूरी थी। जैसे 1892 में बजट पर बहस का अधिकार तो मिल गया, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं मिला। और सबसे भयंकर कदम, सबसे विनाशकारी कदम था 1909 का मार्ले मिंटो सुधार, जिसने सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत करके हिंदुओं और मुसलमानों को हमेशा के लिए बांट दिया। अंततः 1935 का अधिनियम भी एक छलावा ही था, जिसे जवाहरलाल नेहरू ने बहुत सटीक शब्दों में कहा था, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं। यह गुलामी का एक नया अधिकार पत्र था, लोकतंत्र की नींव नहीं। मैं समझ रही हूं कि आप इस नतीजे पर क्यों पहुंचे, और नियत पर हम निश्चित रूप से बहस कर सकते हैं। लेकिन क्या हम उन ठोस संस्थाओं को पूरी तरह से नकार सकते हैं जो इस प्रक्रिया में खड़ी हुई? आपने अभी 1784 के एक्ट की बात की, पर जरा 1774 के सर्वोच्च न्यायालय पर वापस चलते हैं, जिसे मैंने पहले मेंशन किया था। हाँ, आपने उसे न्याय प्रणाली का उद्गम माना। जी,
क्योंकि भले ही उसकी नीयत जो भी रही हो, उसने इस उपमहाद्वीप में लिखित कानून और न्यायिक पदानुक्रम का एक कॉन्सेप्ट तो पेश किया। इससे पहले न्याय अक्सर स्थानीय शासकों की मर्जी या उनकी परंपराओं पर निर्भर होता था। कानूनों को संहिताबद्ध करना एक आधुनिक राज्य की सबसे बड़ी निशानी है। विधि आयोग की वजह से ही बाद में हमें एक समान दंड संहिता मिली। क्या कानूनों का इस तरह से मानकीकरण करना, पूरे देश के लिए एक कानून बनाना, प्रगति नहीं है? मुझे यहीं पर आपको थोड़ा रोकना होगा। कानूनों का मानकीकरण हुआ, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जरा रुकिए और सोचिए कि वो न्यायालय असल में कर क्या रहा था और वे कानून किसके फायदे के लिए बनाए जा रहे थे। क्या बंगाल का कोई आम किसान किसी भ्रष्ट जमींदार के खिलाफ न्याय मांगने उस 1774 के सुप्रीम कोर्ट में जा सकता था? शुरुआती दौर में शायद नहीं, उसकी पहुंच सीमित थी। बिल्कुल नहीं जा सकता था। हकीकत में वो न्यायालय भारतीय जनता के लिए था ही नहीं। वो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक तरह से इंटरनल कंप्लायंस डिपार्टमेंट था। उसका मुख्य काम कंपनी के उन अधिकारियों और कर्मचारियों पर लगाम कसना था जो बेतहाशा भ्रष्टाचार कर रहे थे और ब्रिटिश क्राउन को चूना लगा रहे थे। इसे भारत की न्याय व्यवस्था की नींव कहना तो ऐसा है जैसे किसी कॉरपोरेट कंपनी के एचआर विभाग को देश का सुप्रीम कोर्ट मान लेना। ये एक बहुत ही दिलचस्प तुलना है, पर और जब आप केंद्रीकरण को एक प्रगतिशील कदम के रूप में देखती हैं, तो मैं उसे एक औपनिवेशिक जकड़न के रूप में देखता हूं। प्रशासन का जो भी ढांचा बना, उसने भारत की सत्ता को लंदन में बैठे कुछ लोगों के हाथों में पूरी तरह से केंद्रित कर दिया। देखिए, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रही कि सत्ता का नियंत्रण लंदन के पास था। आखिरकार वे एक औपनिवेशिक शक्ति थे, कोई धर्मार्थ संस्था नहीं। लेकिन उस नियंत्रण को स्थापित करने की प्रक्रिया में जो प्रशासनिक प्रणालियां बनी, उन्होंने भविष्य के लोकतंत्र के लिए एक ढांचा तैयार किया। चलिए प्रशासन के एक और पहलू 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम की बात करते हैं। जी। इसी अधिनियम ने भारत में विभागीय प्रणाली, या जिसे हम पोर्टफोलियो सिस्टम कहते हैं, उसकी शुरुआत की थी। पोर्टफोलियो सिस्टम यानी आज के जो मंत्रालय हैं? बिल्कुल। आज हमारे पास जो आधुनिक कैबिनेट प्रणाली है, जहां एक मंत्री रक्षा संभालता है, दूसरा वित्त, तीसरा गृह मंत्रालय, इस पूरी व्यवस्था की नींव 1861 में ही रखी गई थी। इससे पहले शासन एक अनौपचारिक समूह द्वारा चलता था, लेकिन इस प्रणाली ने शासन को सुव्यवस्थित और विशेषज्ञता आधारित बनाया। क्या हम इस तथ्य को नकार सकते हैं कि आज की हमारी पूरी नौकरशाही और मंत्रालय इसी ढांचे पर खड़े हैं? मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि ये ढांचा हमारे लोकतांत्रिक भविष्य के लिए बनाया गया था। आप पोर्टफोलियो सिस्टम की तारीफ कर रही हैं, जो बाहर से देखने में बहुत प्रगतिशील लगता है, लेकिन उसी 1861 के अधिनियम के एक और प्रावधान को जरा याद कीजिए। अध्यादेश वाला प्रावधान। जी हां, इसी अधिनियम ने वॉयसरॉय को आपातकाल के नाम पर बिना अपनी परिषद की सहमति के अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी करने की निरंकुश शक्ति दे दी थी। अब इसे समझिए, एक तरफ आप दुनिया को दिखा रहे हैं कि आप विभागीय प्रणाली ला रहे हैं, नियम कानून बना रहे हैं, और दूसरी तरफ आप एक ही व्यक्ति को यानी वॉयसरॉय को ये ताकत दे रहे हैं कि वो जब चाहे बिना किसी चर्चा के कोई भी कानून थोप सकता है। ये कैसा लोकतांत्रिक विकास है? ये तो निरंकुशता को कानूनी जामा पहनाना हुआ। मैं आपकी इस चिंता को समझती हूँ कि अध्यादेश की शक्ति अलोकतांत्रिक थी और उसका दुरुपयोग भी हुआ, लेकिन हमें ये समझना होगा कि कोई भी लोकतांत्रिक व्यवस्था रातों रात स्थापित नहीं होती। ये एक क्रमिक विकास है। 1861 से आगे बढ़कर जरा 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों को देखिए। इसी अधिनियम ने पहली बार केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका या बाइसिमरल लेजिस्लेचर की स्थापना की। एक राज्य परिषद बनी और एक विधानसभा बनी। आज की हमारी लोकसभा और राज्यसभा इसी ढांचे का सीधा विस्तार हैं। इसके अलावा 1919 के अधिनियम ने पहली बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की। क्या एक आधुनिक लोकतंत्र के लिए द्विसदनात्मक संसद और प्रत्यक्ष चुनाव सबसे आवश्यक तत्व नहीं है? कागज पर यह बहुत शानदार लगता है, द्विसदनात्मक विधायिका और चुनाव, लेकिन जब हम इसके काम करने के तरीके को देखते हैं तो ये एक बहुत ही क्रूर मजाक लगता है। 1919 के अधिनियम ने प्रांतों में जो द्वैध शासन यानी डायरकी लागू की, उसकी असलियत देखिए।
इसके जनक लियोनेल कर्टिस थे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने प्रांतीय शासन को 2 हिस्सों में बांट दिया, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। अब आप अंदाजा लगाइए कि अंग्रेजों ने अपने पास कौन से विषय रखे? उन्होंने पुलिस, न्याय और राजस्व जैसे महत्वपूर्ण विषय अपने पास रखे। बिल्कुल, सारी असली ताकत, सारा पैसा और कानून व्यवस्था अंग्रेजों ने अपने पास आरक्षित कर ली। और जो चुने हुए भारतीय मंत्री थे, उन्हें हस्तांतरित विषयों में क्या दिया गया? स्वास्थ्य, शिक्षा और स्थानीय स्वशासन। आप इसे आज के संदर्भ में सोचिए। मान लीजिए आपको किसी राज्य का मंत्री बना दिया जाए। आपसे कहा जाए कि आपको पूरे राज्य की शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारनी है, लेकिन आपके पास ना तो बजट है और न ही पुलिस का नियंत्रण। वो मुश्किल तो था। वो सिर्फ मुश्किल नहीं था, वो भारतीयों को सत्ता देना था ही नहीं, ये तो उन्हें जानबूझकर ऐसी स्थिति में डालना था जहां वे फेल हो जाएं, ताकि अंग्रेज दुनिया को कह सकें कि देखिए, भारतीय तो शासन करने के लायक ही नहीं है। उन्होंने भारतीयों को गाड़ी की स्टीयरिंग तो पकड़ा दी, लेकिन ब्रेक और एक्सीलरेटर अपने पास ही रखे। ये सत्ता का छलावा था, प्रगति नहीं। ये एक मजबूत तर्क है और मैं मानती हूँ कि द्वैत शासन में वित्त और पुलिस का नियंत्रण न होना भारतीय मंत्रियों के लिए बहुत निराशाजनक था। लेकिन क्या आप इस बात पर विचार करेंगे कि इसी बहाने पहली बार भारतीयों को सरकारी मशीनरी को अंदर से समझने का मौका मिला? स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे विभाग चलाकर उन्होंने वह प्रशासनिक अनुभव हासिल किया जो 1947 के बाद देश चलाने के काम आया। चलिए, अगर हम प्रशासन से थोड़ा हटकर सामाजिक और शैक्षिक सुधारों की बात करें, तो वहां भी हमें एक सकारात्मक क्रमिक विकास दिखाई देता है। जैसे कि? उदाहरण के लिए 1813 के चार्टर एक्ट को देखिए। पहली बार अंग्रेजी सरकार ने आधिकारिक तौर पर भारतीयों की शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का बजट पास किया। ये राज्य द्वारा शिक्षा की जिम्मेदारी लेने की पहली स्पष्ट स्वीकार्यता थी। शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का बजट निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक तथ्य है, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि इसके पीछे के बड़े सांस्कृतिक और राजनीतिक एजेंडे को मत भूलिए। आप ईसाई मिशनरियों की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल। 1813 में शिक्षा के लिए पैसे तो दिए गए, लेकिन क्या ये महज संयोग था कि उसी 1813 के चार्टर एक्ट के तहत पहली बार ईसाई मिशनरियों को भारत में आधिकारिक रूप से धर्म प्रचार के लिए आने की खुली छूट भी दी गई? ये उनकी सांस्कृतिक मंशा पर बहुत गंभीर सवाल उठाता है। वे भारत में एक ऐसी पीढ़ी तैयार करना चाहते थे जो रंग और खून से तो भारतीय हो, लेकिन अपनी सोच और वफादारी में पूरी तरह ब्रिटिश हो। मैं ये नहीं कह रही कि वे परोपकारी थे। उनका अंतिम लक्ष्य ब्रिटिश साम्राज्य को मजबूत करना ही था, लेकिन उनके द्वारा बनाए गए रास्तों का फायदा अंततः भारतीय समाज को ही हुआ। 1853 में मैकाले समिति की सिफारिशों को देखिए। उसी की वजह से सिविल सेवाओं में भारतीयों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के द्वार खुले गए। जो नौकरियां पहले सिर्फ अंग्रेजों के लिए रिजर्व थीं, वे योग्यता के आधार पर भारतीयों को मिलने लगीं। और जिस 1919 के अधिनियम की आपने अभी द्वैध शासन के लिए आलोचना की, क्या हम भूल सकते हैं कि उसी अधिनियम ने पहली बार भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्रदान किया? 1926 में लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई, जो आज के यूपीएससी का पूर्ववर्ती रूप है। क्या महिलाओं को मताधिकार और योग्यता आधारित सिविल सेवाओं की स्थापना एक आधुनिक राष्ट्र राज्य के बेहद जरूरी अंग नहीं है? महिलाओं को वोटिंग का अधिकार देना एक बहुत ही प्रगतिशील कदम था। मैं इसका पूरा सम्मान करता हूं। लेकिन जब हम सामाजिक प्रभाव और ब्रिटिश सुधारों की बात कर रहे हैं, तो हम 1909 के मार्ले मिंटो सुधारों को कैसे भूल सकते हैं? आपने 1919 और 1853 की बात की, लेकिन 1909 ने भारतीय समाज को जो अमिट घाव दिया, वो अतुलनीय है। लॉर्ड मिंटो, जिन्हें सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र बना दिए। हाँ, वो एक विवादित कदम था, मैं मानती हूँ। वो सिर्फ विवादित नहीं था, वो एक जहर था। उन्होंने ये नियम बना दिया कि मुस्लिम प्रत्याशी को केवल मुस्लिम मतदाता ही वोट देंगे। जरा इसके मनोवैज्ञानिक और सामाजिक असर के बारे में सोचिए। जब एक नेता को पता है कि उसे केवल एक विशेष धर्म के लोगों से वोट मांगना है, तो वो पूरे समाज की बात क्यों करेगा? ये कोई संवैधानिक सुधार नहीं था। 1905 के बंगाल विभाजन के बाद जो एक मजबूत राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा हो रहा था, ये स्पष्ट रूप से उसे तोड़ने और भारत को धार्मिक आधार पर हमेशा के लिए बांटने की एक कुटिल साजिश थी। ये फूट डालो और राज करो का सबसे भयानक और नग्न रूप था। क्या इस सांप्रदायिक विभाजन के बीज बोने को हम संवैधानिक विकास की उपलब्धि मान सकते हैं?
आपकी पीड़ा जायज़ है और मैं आपके इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि 1909 के सांप्रदायिक निर्वाचन के परिणाम बेहद दुखद और विनाशकारी हुए, जिसका खामियाजा अंततः देश के विभाजन के रूप में सामने आया। उस नीति के पीछे की नीयत पूरी तरह से भारतीय समाज को बांटने की थी, लेकिन मेरा तर्क यह है कि उन राजनीतिक साजिशों के समानांतर एक विधायी और ढांचागत तंत्र भी अपनी जगह ले रहा था, जिसकी अपनी एक स्वतंत्र उपयोगिता थी। चलिए, हम इस पूरी यात्रा के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण पड़ाव पर आते हैं, 1935 का भारत सरकार अधिनियम। इसकी ऐतिहासिक महत्ता को तो किसी भी सूरत में नकारा नहीं जा सकता। आप 1935 के अधिनियम को इतना महत्वपूर्ण क्यों मानती हैं? क्योंकि यही वो दस्तावेज है जिसने स्वतंत्र भारत के संविधान का मूल खाका तैयार किया। इसी अधिनियम ने भारत में शक्तियों के विभाजन का वो आधुनिक सिद्धांत पेश किया जो आज भी हमारे संविधान में लागू है: संघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। 1919 में प्रांतों में जो द्वैध शासन लागू था, उसे 1935 में समाप्त कर दिया गया और प्रांतों को आज़ादी यानी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई। इसी अधिनियम के तहत एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई जो आगे चलकर हमारे सुप्रीम कोर्ट का पूर्ववर्ती बना। आप इस बात को कैसे अनदेखा कर सकते हैं कि हमारे संविधान के मुख्य शिल्पकार डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने खुद ये स्वीकार किया है कि भारतीय संविधान का एक बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 250 अनुच्छेद, इसी 1935 के अधिनियम से लिए गए हैं। क्या ये इस बात का अकाट्य प्रमाण नहीं है कि इस अधिनियम में एक मजबूत और कार्यशील लोकतांत्रिक गणराज्य के निर्माण के पूरे तत्व मौजूद थे? मैं डॉक्टर अंबेडकर के कथन का और उनकी बुद्धिमत्ता का पूरा सम्मान करता हूं। ये सच है कि हमने आज़ादी के बाद उस ढांचे को अपनाया, लेकिन हमें उस ढांचे की वास्तविक प्रकृति को समझने के लिए जवाहरलाल नेहरू के उस मशहूर कथन को याद करना चाहिए जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया था। नेहरू जी ने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था कि ये एक ऐसी कार है जिसमें ब्रेक तो सारे हैं पर इंजन कोई नहीं है। उन्होंने इसे गुलामी का अधिकार पत्र कहा था। अब सवाल यह है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा? कि जाहिर है वो ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक राजनीतिक बयान था उस समय के माहौल में। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण अवशिष्ट शक्तियां थीं, जिन्हें हम रेजिडुअल पावर्स कहते हैं, यानी वे शक्तियां या विषय जिन पर किसी सूची में कानून नहीं बना हो, वे किसे दी गईं? आज के आजाद भारत में ये शक्तियां संसद के पास होती हैं, लेकिन 1935 के अधिनियम में ये शक्तियां ना तो प्रांतों की चुनी हुई सरकारों को मिली, न ही केंद्रीय विधायिका को। वे सीधे वायसराय के हाथों में सौंप दी गई। यह सच है कि वायसराय के पास विशेष शक्तियां थीं, जो एक सीमा थी। वो सिर्फ विशेष शक्तियां नहीं थीं, वो एक अल्टीमेट ओवरराइड स्विच था। वायसराय जब चाहे प्रांतीय सरकारों के फैसलों को पलट सकता था। प्रांतों में द्वैध शासन भले ही खत्म कर दिया गया हो, लेकिन उन्होंने उसी डायरकी को उठाकर केंद्र में लागू कर दिया। इसके अतिरिक्त इसी 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। जब सत्ता का असली इंजन यानी कोई भी आखिरी फैसला लेने की संप्रभु शक्ति ब्रिटिश क्राउन और उनके वाइसरॉय के पास ही हो, तो सूचियों का यह विभाजन और यह संघीय न्यायालय सिर्फ एक बहुत ही शानदार इमारत के खोखले खंभे बनकर रह जाते हैं। ये सब एक छलावा था कि देखिए हम आपको सत्ता दे रहे हैं, जबकि असली चाबी उनकी अपनी जेब में ही थी। मैं आपके इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि 1935 के अधिनियम में ब्रिटिश नियंत्रण के तंत्र बहुत गहराई से रचे गए थे। वाइसराय के पास अविशिष्ट शक्तियों का होना निश्चित रूप से भारत की संप्रभुता के खिलाफ था, लेकिन मुझे लगता है कि हम इस बात पर उलझ रहे हैं कि वो ढांचा कितना आज़ाद था, जबकि हमें ये देखना चाहिए कि उस ढांचे ने हमें क्या दिया। आप देखिए, जब 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में गई थी, तब से लेकर 1947 तक भारत में एक निरंतर प्रशासनीय एकीकरण हुआ। हाँ,
उनका उद्देश्य हम पर राज करना था। मैं अंग्रेजों की परोपकारिता का कोई दावा नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरा तर्क ये है कि सत्ता पर नियंत्रण बनाए रखने के उनके औपनिवेशिक प्रयासों ने अनजाने में ही सही भारत में एक बहुत ही विशाल, आधुनिक और जटिल प्रशासनिक ढांचा खड़ा कर दिया। अनजाने में बना हुआ ढांचा। हाँ, और ये ढांचा इतना मजबूत और कारगर था कि जब 1947 में आखिरकार भारत को आज़ादी मिली तो हमें बिल्कुल शून्य से शुरुआत नहीं करनी पड़ी। हमारे पास एक काम करने वाली न्यायपालिका थी, एक मजबूत सिविल सेवा प्रणाली थी, मंत्रालयों की पूरी विभागीय व्यवस्था थी और द्विसदनात्मक संसद का एक टेस्ट किया हुआ खाका मौजूद था। कई नए आज़ाद हुए देशों में ऐसा नहीं था और इसीलिए वे लोकतंत्र को बचा नहीं पाए। भारत में एक शोषक प्रणाली के भीतर से भी एक स्थिर लोकतांत्रिक भविष्य का जन्म हो सका। ये हमारे संवैधानिक इतिहास की सबसे बड़ी सच्चाई और सबसे बड़ा विरोधाभास है। ये एक बहुत ही बारीक विश्लेषण है और मैं इस बात से असहमत नहीं हूं कि भारत को एक तैयार प्रशासनिक मशीनरी मिली थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि शून्य से शुरुआत न करने का हमें फायदा हुआ, लेकिन मेरा मुख्य विरोध इस नैरेटिव से है जहां हम इस पूरी प्रक्रिया को लोकतांत्रिक नींव रखने का प्रयास मान लेते हैं। जो ढांचा हमें विरासत में मिला वो मूल रूप से एक पुलिस राज्य और एक शोषक साम्राज्य का ढांचा था। वो आज़ाद नागरिकों के लिए नहीं बल्कि प्रजा को कंट्रोल करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। जरा सोचिए, अगर वो ढांचा इतना ही मुकम्मल और लोकतांत्रिक था तो आज़ाद भारत के संविधान निर्माताओं को उसमें इतनी भारी तब्दीलियां क्यों करनी पड़ी? क्योंकि आज़ाद देश की ज़रूरतें अलग होती हैं। बिल्कुल, और इसीलिए उस ठंडे नौकरशाही ढांचे में एक आत्मा डालने के लिए, उसे समतामूलक और जनता के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए हमें अपने संविधान में मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को जोड़ना पड़ा। ये चीजें ब्रिटिश अधिनियमों में पूरी तरह नदारद थीं। 1773 से लेकर 1935 तक की ये पूरी यात्रा केवल इस बात का अध्ययन है कि कैसे कोई साम्राज्यवादी शक्ति अपनी मुट्ठी से रेत फिसलने के डर से थोड़ी थोड़ी छूट देती है। जैसे 1892 में उन्होंने बजट पर बहस का अधिकार तो दिया, लेकिन वोटिंग का नहीं। 1919 में मंत्री तो बनाए, लेकिन खजाना और पुलिस नहीं दी। हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि इस प्रशासनिक मशीनरी की कीमत भारत ने बहुत महंगी चुकाई है, जिसमें 1909 के कारण हुआ गहरा सांप्रदायिक विभाजन और अंततः इस उपमहाद्वीप का बंटवारा शामिल है। आपकी ये बात वाकई विचारणीय है और मैं मानती हूँ कि उस ढांचे में मौलिक अधिकारों जैसी मानवीय और लोकतांत्रिक आत्मा डालना हमारे अपने संविधान निर्माताओं का ही कमाल था। आज की हमारी इस चर्चा से ये बिल्कुल स्पष्ट होता है कि 1773 से 1947 तक के भारत के संवैधानिक विकास को देखने के दो बहुत ही मजबूत, तार्किक और विरोधी नजरिए हैं। एक ओर ये एक निर्विवाद सत्य है कि 1861 की विभागीय प्रणाली, 1834 का विधि आयोग, 1919 की द्विसदनात्मक संसद और 1935 की संघीय न्यायपालिका जैसे संस्थागत सुधारों ने ही स्वतंत्र भारत के संविधान का वो भौतिक आवरण तैयार किया जिस पर आज हमारा विशाल लोकतंत्र खड़ा है और सुचारू रूप से काम कर रहा है। सही कहा आपने। और दूसरी ओर ये भी उतना ही बड़ा ऐतिहासिक सच है कि इन सुधारों के पीछे की नीयत कभी भी भारत का कल्याण या उसे लोकतांत्रिक बनाना नहीं थी। 1909 में अलग निर्वाचन के माध्यम से बोए गए सांप्रदायिकता के बीज, वायसराय की असीमित अध्यादेश शक्तियां और सत्ता को आखिरी दम तक अपने पास केंद्रित रखने की ब्रिटिश जिद हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। वो सबक ये है कि केवल संस्थाएं या इमारतें बना देने से लोकतंत्र नहीं आता। लोकतंत्र तब आता है जब उन संस्थाओं को चलाने वाली शक्ति सीधे जनता के प्रति जवाबदेह हो। ये पूरी ऐतिहासिक यात्रा हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे भारत के लोगों ने और हमारे संविधान निर्माताओं ने आज़ादी के बाद एक औपनिवेशिक दमनकारी यंत्र को पूरी तरह से पलटकर उसे लोकतंत्रीकरण और जनकल्याण के औजार में बदल दिया। और शायद यही इस पूरे विषय की सबसे बड़ी सुंदरता और जटिलता है। क्या एक दमनकारी तंत्र अनजाने में अपनी ही आज़ादी के हथियार गढ़ सकता है? आज के हमारे विमर्श ने ये स्पष्ट कर दिया है कि ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई सीधा हाँ या ना में जवाब नहीं है। इसके उत्तर हमें इतिहास की और भी गहरी परतों में उतरने पर ही मिल सकते हैं।
मैं अपने साथी विशेषज्ञ का उनके तीखे, विश्लेषणात्मक और नए दृष्टिकोण के लिए हृदय से धन्यवाद करती हूँ। आपने वाकई इस चर्चा को एक नए वैचारिक दिशा दी है। मैं भी आपके ठोस, साक्ष्य आधारित तर्कों और इस बेहतरीन संवाद के लिए आपका आभारी हूँ। इस तरह की परस्पर सम्मानजनक असहमति ही हमारे ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाती है। इसी के साथ हम आज के विमर्श को यहीं विराम देते हैं। हमारे साथ जुड़ने और भारत की इस जटिल संवैधानिक यात्रा के विभिन्न पहलुओं को गहराई से समझने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।